प्रचार के लिए और ख़ास तौर पर पूर्व नागपुर से विकी बेलखोड़े, उत्तर नागपुर से श्रीधर तागड़े, दक्षिण नागपुर से सचिन निमगड़े, ये 3 उम्मीदवारों के लिए आज की प्रचार सभा का आयोजन किया गया है। साथियों, बहुजन मुक्ति पार्टी बहुत सारे लोगों को ऐसा लग सकता है कि ये नई पार्टी है और ऐसा लगना स्वाभाविक भी है, मगर इसके पीछे पिछले 50 साल से हम लोग देश भर में तैयारी कर रहे हैं और इस तैयारी करने के संदर्भ में मेरी उम्र 19 साल की थी, आज मेरी उम्र 67 साल की है। 19वें साल के उम्र से मैं इस आंदोलन में जुड़ा हुआ हूँ और काम में लगा हुआ हूँ। तो लगभग 48 साल का समय हो गया। इतने लंबे समय से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को सुनकर ये भी आश्चर्य होगा कि ये जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये 32 राज्यों में और 625 जिलों में कार्यरत पार्टी है। ये कोई दक्षिण नागपुर की या उत्तर नागपुर की पार्टी नहीं है। अभी 4 राज्यों में चुनाव हो रहा है, तो चारों राज्यों में लोग हमारा चुनाव लड़ रहे हैं पार्टी की तरफ से। एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो चारों राज्यों में चुनाव लड़ रही है, एक तो नेशनल कांग्रेस पार्टी है जो चारों राज्यों में चुनाव लड़ रही है, और एक बहुजन मुक्ति पार्टी है जो चारों राज्यों में चुनाव लड़ रही है। महाराष्ट्र में ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो महाराष्ट्र के बाहर उनको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता, उनका कोई नाम लेवा नहीं है। तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी है, ये राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और ये रजिस्टर्ड पार्टी है। ऐसी ही हवा में चलने वाली पार्टी नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर रजिस्टर्ड पार्टी है, 32 राज्यों में कार्यरत पार्टी है। बांग्लादेश के बॉर्डर पर और ब्रह्मदेश के बॉर्डर पर जो 4 स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट रीजन में अगर वो 4 स्टेट अगर छोड़ दिए जाए तो सारे देश भर में कार्यरत पार्टी है। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में कार्यरत पार्टी है। इस बात को निश्चित रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए। ये इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, बहुत लंबे समय से संघर्ष करते हुए ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि 32 राज्यों में संगठन बनाना ये कोई सामान्य बात नहीं है। 625 जिलों में कार्यरत संगठन ये कोई सामान्य बात नहीं है। केवल ये संगठन नहीं है,
क्राउड बेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये एक कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो कैडर बेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये बिकाऊ माल नहीं है। एक तो बिकाऊ होता है ना माल, तो ये कोई बिकाऊ माल नहीं है। ये किसी मकसद के लिए, किसी उद्देश्य के लिए कार्यरत जीवन समर्पित करने वाले लोगों का संगठन है। तो ये जो हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, ये चुनाव हम अपनी विचारधारा का, ध्येय उद्देश्यों का प्रचार प्रसार मासेस में करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि अभी तक तो हम लोग पढ़े लिखे लोगों के बीच में कार्यरत थे, मगर अभी हम लोग मासेस में कार्यरत हो गए हैं। अभी साधारण जो लोग हैं, उन साधारण लोगों के बीच में आकर अपनी विचारधारा का प्रचार और प्रसार करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है। ये सिंपल चुनाव लड़ने का मामला नहीं है। हमारे सामने एक मिशन है। मिशन अंग्रेजी का शब्द होता है, उसका अर्थ है महान कार्य। कौन सा है महान कार्य? कुछ लोग इस देश में प्रचार करते हैं कि 15 अगस्त 47 को अंग्रेजों के गुलामी से देश आज़ाद हो गया। ये महान कार्य, ऐसा वो लोग बताते हैं। मगर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जो अंग्रेज 150-200 साल पहले भारत को गुलाम बनाने के लिए आए थे, उससे तो लोगों को आज़ादी दिलाई गई, मगर 2000 साल पहले जो ब्राह्मण विदेश से भारत में आए थे, उन लोगों का तो भारत पर कब्जा है। जो अंग्रेज लोगों को विदेशी कह रहे हैं, वो विदेशी कहने वाले ब्राह्मण भी भारत के विदेशी है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, डीएनए का जो वैज्ञानिक रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट के अनुसार ये मान लिया गया है कि ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी लोगों का डीएनए है, यूरेशियन लोगों से मिलता जुलता है। और इसके हिसाब से जो ब्राह्मण हैं वो यूरेशियन लोग हैं। जैसे अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले थे, वैसे ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं। अगर ब्राह्मण यूरेशिया के रहने वाले लोग हैं और अंग्रेज इंग्लैंड के रहने वाले थे, तो दोनों के दोनों विदेशी लोग हैं। 15 अगस्त को एक विदेशी चला गया और दूसरा विदेशी भारत का हुक्मरान हो गया। अगर विदेशी का ही सिद्धांत मान लिया जाता है तो अंग्रेज विदेशी हैं, इसलिए भारत पर राज करने का उनको अधिकार नहीं है। अगर विदेशी होने के आधार पर अंग्रेजों को भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है, तो विदेशी होने के आधार पर ब्राह्मणों को भारत पर राज करने का अधिकार क्यों है? अगर विदेशी का ही सिद्धांत मान लिया जाए और उस सिद्धांत को लागू कर दिया जाए कि अंग्रेजों को इसलिए राज करने का अधिकार नहीं है क्योंकि वो विदेशी थे, तो उसी सिद्धांत के आधार पर ब्राह्मण भी विदेशी है और डीएनए के अनुसार विदेशी साबित हो गए हैं, तो उन लोगों को भी भारत पर राज करने का अधिकार नहीं है। मगर आज की परिस्थिति क्या है? 1885 को चटर्जी, मुखर्जी, बनर्जी, गोखले, तिलक, आगरकर नाम के ब्राह्मणों ने राष्ट्रीय कांग्रेस बनाई। कितने हमारे लोगों को पता है कि 1885 को ब्राह्मणों ने कांग्रेस बनाई? ब्राह्मण का डीएनए विदेशी है तो विदेशी लोगों ने बनाई, तो कांग्रेस विदेशी लोगों के द्वारा बनाई हुई पार्टी है। ब्राह्मणों की होने की वजह से 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई। आरएसएस की स्थापना गोडवलकर ने की, हेगड़ेवार ने की, और हेगड़ेवार और गोडवलकर ये ब्राह्मण लोग थे। ब्राह्मणों का डीएनए विदेशी है, इसका मतलब है आरएसएस भी विदेशी लोगों के द्वारा
ये नागपुर में बनाई गई संस्था है और नागपुर में उनका हेडक्वार्टर है। मैं नागपुर में ही ये बात बता रहा हूँ। अगर ये बात गलत है तो आरएसएस के लोगों को मेरे खिलाफ में केस करना चाहिए। अगर मैं गलत हूँ तो ये बात मैं 20 साल से बोल रहा हूँ नागपुर में आकर। आरएसएस के लोगों ने अभी तक मेरे खिलाफ केस नहीं किया, क्योंकि उनको मालूम है अगर केस करेंगे तो कोर्ट भी साबित हो जाएगा कि विदेशी है। अगर इसलिए वो मेरे खिलाफ केस नहीं किया, इसलिए मेरे खिलाफ कोई केस नहीं किया गया है। यहाँ बहुत सारे पुलिस वाले भी लोग हैं, उन लोगों को भी थोड़ा मालूम हो जाए कि ब्राह्मणों को जब मैं विदेशी कह रहा हूँ तो ब्राह्मण लोग मेरे खिलाफ केस क्यों नहीं करते? तो क्योंकि वो विदेशी है। विदेशी लोगों को मैं विदेशी कह रहा हूँ, देशी लोगों को विदेशी नहीं कह रहा हूँ। विदेशी लोगों को ही विदेशी कह रहा हूँ तो कोई अपराध ही नहीं होता। देशी लोगों को विदेशी कहने से अपराध होता है, तो मैं तो देशी लोगों को विदेशी नहीं कह रहा हूँ, विदेशी लोगों को ही विदेशी कह रहा हूँ। तो ब्राह्मणों ने 1885 को नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। नेशनल कांग्रेस की स्थापना विदेशी लोगों ने की। दूसरी बात, 1925 को आरएसएस की स्थापना हुई, वो भी ब्राह्मणों ने स्थापित की। और जिन ब्राह्मणों ने आरएसएस की स्थापना की, उन्हीं ब्राह्मणों ने 1952 का चुनाव लड़ने के लिए जनसंघ की स्थापना की। आज जनसंघ का नाम बदलकर भारतीय जनता पार्टी हो गई। ये बड़ी हैरान करने वाली बात है कि जो ब्राह्मण विदेशी जनता है, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी बनाई। साली बड़ी अजीब किस्म की बात है। उन्होंने अगर विदेशी जनता पार्टी बनाई होती तो स्वाभाविक रूप से माना जाता है भाई सही है, विदेशी लोग हैं तो उन्होंने विदेशी जनता पार्टी बनाई। मगर विदेशी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी बनाई और हम लोगों को, भारतीय लोगों को बेवकूफ़ बनाने का कार्यक्रम चलाया। तो ये बात हम लोगों को, आप लोगों को लगता होगा अरे ये चुनाव में क्यों कह रहे हैं? अरे चुनाव ही तो मौका होता है कहने का। चुनाव में ही लोग ज्यादा सुनने के लिए तैयार होते हैं, नहीं तो कोई सुनता नहीं है। चुनाव में लोग सुनते रहते हैं, तो चुनाव का ही मौका है सुनाने का। इसलिए ये बात मैं चुनाव के मौके पर कह रहा हूं और सारे देश भर में कह रहा हूं कि ये जो ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने ही नेशनल कांग्रेस बनाई, उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी बनाई। जिन लोगों की संख्या देश में 3.5% है, ब्राह्मणों की संख्या देश में 3.5% है। अगर 3.5% लोग ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ ले तो चुनाव में ही नहीं जीत सकते, ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं जीत सकते 3.5% लोगों के आधार पर। तो उन्होंने क्या चालाकी की? उन्होंने चालाकी की कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी है, ऐसा ब्राह्मणों ने प्रचार करना शुरू किया। ध्यान रखो कि ये जो हिंदू शब्द है, दयानंद सरस्वती ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हुआ है। वो कहते हैं हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है। ये दयानंद सरस्वती का कहना है। ये मेरे पास रिकॉर्डेड एविडेंस है। ये मैंने आरएसएस के लोगों को भेजा कि ये देखो, ये दयानंद सरस्वती ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है और तुम लोग जो है हिंदुओं का नाम लेकर ये पार्टी बना रहे हो। अगर हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है तो अब तो मुसलमान नहीं कह रहे हैं, अब तो तुम ब्राह्मण लोग हमको हिंदू कह रहे हो। अगर हिंदू गाली देने का मामला है तो मुसलमानों ने गाली दी हुई है, मगर आज बड़े पैमाने पर हिंदू के नाम पर तुम ब्राह्मण लोग, SC ST OBC कुणबी मराठा लोगों को गाली दे रहे हो। हिंदू के नाम पर तुम गाली दे रहे हो। तो ये गाली क्यों दे रहे हो, ये मैंने लिखा। ये लिखने के बाद आरएसएस के लोगों ने सनातन कहना शुरू कर दिया। आप लोगों ने सोशल मीडिया देखते होंगे,
सोशल मीडिया पढ़ते होंगे, तो सोशल मीडिया में आप लोग आजकल देख रहे होंगे कि आरएसएस के लोग अपने धर्म का नाम बदलकर सनातन लिख रहे हैं, सनातन बोल रहे हैं। तो मैंने उनको कहा, अरे ब्राह्मणों, तुम बेवकूफ लोग नहीं हो भाई, तुम लोगों को विद्वान कहते हैं लोग। ये सनातन शब्द भी तुम्हारा नहीं है, एस धम्मो सनातनो, ये जो बुद्ध के प्रवचन है उसका वचन है, एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है, ये बुद्ध का वचन है। ये जो सनातन शब्द है ये संस्कृत भाषा का नहीं है, ये हिंदी भाषा का नहीं है, सनातन शब्द पाली भाषा का है। एस धम्मो सनातनो, यह धर्म सनातन है, ऐसा बुद्ध के प्रवचन में, उनके वचन में आया हुआ है। तो इसका मतलब है सनातन शब्द तुमने बौद्ध धर्म से, पाली भाषा से चुराया। अरे तुम ब्राह्मण लोग चुराने का काम क्यों कर रहे हो? तुम्हारा कोई ओरिजिनल शब्द नहीं है क्या? तुम्हारा कोई ओरिजिनल शब्द ले आओ। ये उधारी का चुराया हुआ सनातन शब्द क्यों कर रहे हो उपयोग में? तुम्हारा कोई शब्द निकालो। तो ब्राह्मणों की पंचायत हो गई कि साला क्या किया जाए, क्योंकि हम तो भारत के रहने वाले ही नहीं है, तो हमारा ओरिजिनल शब्द कहां मिलेगा? जो लोग भारत के रहने वाले ही नहीं है उनका ओरिजिनल शब्द कहां से मिलेगा? अगर वो यूरेशिया का शब्द लाते हैं तो फिर विदेशी साबित हो जाते हैं, भारतीय शब्द लेते हैं तो चुराया हुआ हो जाता है। उनका ओरिजिनल भारत में कुछ है ही नहीं है, सारा दाना पानी हमारा लेते हैं, सब कुछ हमसे लेते हैं और हमारे ऊपर ही राज स्थापित करने की कोशिश करते हैं। कांग्रेस ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित पार्टी है, बीजेपी ब्राह्मणों के द्वारा स्थापित पार्टी है। अगर कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है। एक ब्राह्मण जाता है, दूसरा ब्राह्मण आता है, दूसरा ब्राह्मण जाता है, तीसरा ब्राह्मण आ जाता है। राजा राम जाता है, सीताराम आता है, सीताराम जाता है, राजा राम आता है। तो हमें क्या फर्क पड़ता है? अरे सीताराम की जगह राजा राम आ जाए, राजा राम की जगह सीताराम आ जाए, इससे हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होता है। क्योंकि राजा राम और सीताराम जो है इनका एससी, एसटी, ओबीसी और इनसे कन्वर्टेड माइनॉरिटीज के लोगों के साथ कोई संबंध नहीं है। इनके भविष्य के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, इनके विकास के लिए कोई योजना नहीं है। ब्राह्मणों का ही 26 जनवरी 1950 से लेकर अभी 2024 चल रहा है, लगभग 75 साल होने को आ रहे हैं, उन्हीं लोगों का राज है। अगर उन्हीं लोगों का राज है और 75 साल में किसी प्रकार का हमारे लोगों के जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ा, संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ है, उसमें जो मौलिक अधिकार है उनके आधार पर हम लोग जो संघर्ष कर रहे हैं उससे हम तरक्की कर रहे हैं अपने बलबूते पर। मगर इस देश का जो शासक वर्ग है, शासक वर्ग क्यों कह रहा हूं? शासक वर्ग इसलिए कह रहा हूं, कांग्रेस जाती है तो बीजेपी आती है, बीजेपी जाती है तो कांग्रेस आती है, तो जो शासक वर्ग होता है उसमें बदलाव नहीं होता है। शासक वर्ग ब्राह्मण है, कांग्रेस का राज आए तो राज ब्राह्मणों का, बीजेपी का राज आए तो भी राज ब्राह्मणों का। ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है। अरे 3.5% में ग्राम पंचायत का पंच चुनवा कर नहीं लाया जा सकता, ग्राम पंचायत का सरपंच नहीं बनाया जा सकता। तुम लोग देश के पंचायत का प्रधानमंत्री नॉमिनेट कर रहे हो। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ये देश का सही और सच्चा प्रधानमंत्री नहीं है। नरेंद्र मोदी ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है।
नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने तब से कह रहा हूं, दिल्ली में जाके कह रहा हूं, मैं तो 32 राज्यों में कह रहा हूं, तो किसी भी राज्य में मेरे खिलाफ में कोई केस नहीं है। इसका मतलब है जो कह रहा है वो सही है। नरेंद्र मोदी इज नॉट ए रियल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ए रियल प्राइम मिनिस्टर नहीं है, नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। यहां कितने बैठे हुए लोग हैं उनको रियल प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का फर्क समझ में आता है? हमारे लोगों को रियल प्राइम मिनिस्टर और नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर का अर्थ समझ में नहीं आता। नॉमिनेटेड का अर्थ समझ में आए इसलिए आपको बताता हूं। साधारण नॉमिनेटेड का मतलब है नामधारी। तो नरेंद्र मोदी जो है ये ब्राह्मणों के द्वारा नामधारी प्रधानमंत्री है। आप बोलेंगे इसका सबूत क्या है? देखो, देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का, नरेंद्र मोदी ओबीसी है। अगर ओबीसी देश का प्रधानमंत्री है तो ओबीसी प्रधानमंत्री है तो ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? दोबारा बताता हूं, आप लोगों को समझ में आ जाए इसलिए आपके दिमाग पर थोड़ा बोझ पड़ेगा। ओबीसी का ही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, ओबीसी की गिनती क्यों नहीं कर रहा है? चलो, ब्राह्मण लोग गिनती नहीं करते थे, मगर तुम तो ओबीसी हो और ओबीसी का प्रधानमंत्री हो, तो तुम क्यों गिनती नहीं कर रहे हो? क्योंकि नरेंद्र मोदी आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर है। नॉमिनेटेड का मतलब है दिखाने के लिए ब्राह्मणों ने उसको नॉमिनेट किया, नामधारी बनाया। अगर नरेंद्र मोदी कामधारी प्रधानमंत्री होता तो फिर ओबीसी की गिनती करता। ये तो नामधारी प्रधानमंत्री है, इसलिए वो गिनती नहीं कर रहा है। कुत्तों की गिनती हो रही है, जानवरों की गिनती हो रही है। देश में कुत्तों की गिनती होती है, जानवरों की गिनती होती है, मगर इंसान जो पिछड़े वर्ग के हैं, ओबीसी के हैं, उसकी गिनती नहीं हो रही है। और देश का प्रधानमंत्री ओबीसी का होने के बाद गिनती नहीं हो रही है। अरे, दूसरे लोग नहीं कर रहे थे तो हम लोग ब्लेम करते थे, अब तो ओबीसी का ही प्रधानमंत्री है। असल में मैंने कई बार ओबीसी की गिनती करने के लिए भारत बंद करवाया। अगर मैंने कई बार भारत बंद नहीं करवाया होता तो आरएसएस के ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनाया होता। अगर मैंने ओबीसी के लिए भारत बंद करवाया कई बार, अगर ये काम मैंने नहीं किया होता तो इसको काउंटर करने के लिए आरएसएस को एक ओबीसी के आदमी को प्रधानमंत्री नहीं बनाना पड़ता। लाल कृष्ण आडवाणी ने पूरी जिंदगी लगा दी और अटल बिहारी वाजपेयी के पहले भी प्रधानमंत्री पद का सबसे ज्यादा काबिल आदमी माना जाता था। उसने सारे देश भर में राम रथ यात्रा निकालकर अटल बिहारी को प्रधानमंत्री बनाया, उस समय उसका क्लेम था। और उसके बाद अटल बिहारी के बाद फिर आडवाणी का क्लेम था। तो आडवाणी का क्लेम रद्द करके नरेंद्र मोदी को, जो राष्ट्रीय स्तर पर बड़ा काम करने वाला आदमी था, उसको हटाकर गुजरात के चीफ मिनिस्टर को उठाकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। जबकि उससे ज्यादा काबिल आदमी लाल कृष्ण आडवाणी भाजपा के पास अवेलेबल था। उसको हटाकर एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। ज्यादा काबिल आदमी लाल कृष्ण आडवाणी होने के बाद भी नरेंद्र मोदी को क्यों लाया? अगर मैंने ओबीसी की गिनती के लिए भारत बंद नहीं किया होता तो फिर आडवाणी प्रधानमंत्री बन जाता। मोदी को मुख्यमंत्री से निकालकर देश का डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बनाया जाता,
मैंने आंदोलन चलाया ओबीसी के जाति आधारित गिनती का, उसको काउंटर करने के लिए आरएसएस को मोदी नाम के ओबीसी को प्रधानमंत्री बनाना पड़ा। जिनको राजनीति की एबीसीडी समझ में आती है ना, वो बता रहा, बहुत ज्यादा राजनीति समझ में आती है, जरूरी नहीं है, बहुत छोटी बात समझा रहा। अगर इतनी छोटी बात भी आपको समझ में आ जाएगी तो इससे आपको समझ में आएगा कि हम जो काम कर रहे हैं ये कोई छोटा मोटा काम नहीं कर रहे। हमारी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित पार्टियों को अपने रणनीति में बदलाव करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। इतना महत्वपूर्ण मामला है, छोटा मोटा मामला नहीं है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने 2030 तक का एजेंडा फिक्स किया। अभी 2024 चल रहा है, 2030 तक हमारी जो पार्टी है वो 6 लाख गांव की पार्टी हो जाएगी और 2030 तक 15 लाख बूथ में हमारा संगठन बन जाएगा। ये कोई मंत्री का आश्वासन नहीं है, मैं मंत्री नहीं हूं, मगर मैं एक दिन से ज्यादा एक जगह पर नहीं रुकता हूं। ऐसा मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूं। एक दिन से ज्यादा एक जगह नहीं रुकता हो तो 2030 तक 15 लाख बूथों का संगठन हम लोग बनाएंगे और 15 लाख बूथों का संगठन बनने के बाद इस देश में आंदोलन ही नहीं जन आंदोलन का निर्माण किया जाएगा। और जब ये जन आंदोलन होगा तो जिस गांधी के द्वारा जन आंदोलन चलाने से अंग्रेजों को भाग जाना पड़ा, हम जो जन आंदोलन चलाएंगे फिर किसी को भागने भी नहीं देंगे, जाने भी नहीं देंगे। अंग्रेज तो फिर इंग्लैंड में चले गए थे, हम बाकी लोग जो अभी भारत में है और विदेशी है हम उनको जाने नहीं देंगे। हम उनको कहें नहीं यही रहो, आखिर हमारे लोगों को राज करना होगा तो कोई न कोई प्रजा तो चाहिए ना। प्रजा ही नहीं होगी साला राज किसके ऊपर करेंगे हमारे लोग। केवल समय की मर्यादा है, क्योंकि लोकतंत्र तो स्थापित है। 26 जनवरी 1950 को लोकतंत्र स्थापित है और हमें इस देश में 85% हम लोग हैं। आज हम लोगों को कम समझ में आ रहा है, मगर आने वाले समय में जो हमारी बात समझ में ही नहीं आएगी, ऐसा कैसे कहा जा सकता है। क्या आप लोगों को पता है भारत का कोई टीवी चैनल, भारत का कोई अखबार वाला, कोई जो पत्रकार है मेरी एक लाइन की खबर नहीं छापता, एक लाइन की खबर नहीं छापता। क्यों? मैं कोई शेर हूं जो उनको खा जाता हूं? उनको लगता है इस आदमी को अगर हमने ब्लैकआउट नहीं किया, छुपा के नहीं रखा, तो ये हमारे सर पर बैठने के लिए ज्यादा समय नहीं लगाएगा। ऐसा उनको लगता है। जो उनको लगता है वो बात हमारे लोगों के पल्ले नहीं पड़ती, हमारे लोगों के दिमाग में नहीं आती। जो उनको बगैर बताए समझ में आती है वो हमारे लोगों को बताने से भी समझ में नहीं आती है। तो बददिमागी है ना, हमारे लोगों की ये बददिमागी है कि उनको ये बात उनको समझाए बगैर समझ में आती है, हमारे लोगों को समझाने के बाद भी समझ में नहीं आती। इसलिए हम लोगों को बार बार जो है रिपीट करके बातें समझानी पड़ती है। और रिपीट करके हम ये बात समझा रहे हैं, सारे देश भर में समझा रहे हैं। और अब धीरे धीरे होता क्या है कि जब लोगों को बार बार समझाया जाता है तब जाकर के थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि 2-3 हजार साल से दिमाग खराब हुआ है। हमारे लोगों का दिमाग जो है 2-3 हजार साल से खराब हुआ है। 2-4 साल का नहीं, 2-3 हजार साल का दिमाग खराब है। और 2-3 हजार साल का जो दिमाग खराब है तो इस वजह से उसको सुधारने के लिए थोड़ा समय तो लगेगा। इसलिए हम लोग ये लंबा लड़ाई लड़ने का कार्यक्रम चला रहे हैं। ये केवल वोट मांगने का कार्यक्रम नहीं है, ये लड़ाई लड़ने के लिए लोगों को तैयार किया जा रहा है, दिमागी रूप से तैयार किया जा रहा है।
और इसलिए इसके आधार पर साथियों ये कार्यक्रम देश भर में चलाया जा रहा है। मैं अभी आखिरी बात आप लोगों को कहना चाहता हूँ। बहुत सारी बातें मैं नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारा समय हो गया और आप लोगों को फिर जाके भोजन वोजन भी करना होगा। तो मैं आप लोगों को भोजन के बीच में नहीं आना चाहता। वैसे हमारे लोगों को दो भोजन की ज़रूरत होती है, एक पेट का भोजन, एक दिमाग का भोजन। तो अभी दिमाग का भोजन ही चल रहा है, अभी जो चल रहा है वो दिमाग का भोजन ही चल रहा है। घर में जाने के बाद तो पेट का भोजन मिलने वाला ही है, वो कहाँ जाने वाला है, वो तो मिलने वाला ही है। क्यों मिलने वाला है? आपका ही घर है तो आपको ही तो अपने हाथ से लेकर के खाना है। तो ये जो भोजन मैं आपको दे रहा हूँ दिमाग का भोजन, ये जो दिमाग की खुराक है, ये दिमाग की खुराक जो है इस देश में बहुत कम मिलती है क्योंकि मार्केट में जो दिमाग को खराब करने वाला भोजन है वो बहुत ज़्यादा है। 99% दिमाग का भोजन खराब करने वाला है। ज़्यादा संख्या में हमारे लोगों का दिमाग खराब किया जाता है और बहुत कम लोग हैं जो दिमाग को सुधारने का और दिमाग को तैयार करने का काम कर रहे हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण बात है। तो मैं आखिरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बहुजन मुक्ति पार्टी के तरफ से जो भी कैंडिडेट आप लोगों के सामने लगभग जो है ये 3 कैंडिडेट है। तो पूर्व नागपुर में विक्की बेलखोड़े, उत्तर नागपुर में श्रीधर तागड़े, दक्षिण नागपुर में सचिन निमगड़े, ये 3 लोग खड़े और ये 3 लोगों को आप आने वाले चुनाव में अपना वोट देने का काम करेंगे। देखो हमारे कुछ लोग हैं जो ऐसा सोचते हैं, अरे ये तो जीतने वाला नहीं है, ये जीतने वाला नहीं है तो उसको वोट कैसे दे। तो मैं आपको आखिरी बात बता रहा हूं, अगर आपने जीतने वालों को वोट दिया, जीतने के बाद उसके घर में जाओ, उसको कहो आपको मैंने वोट दिया था इसलिए आप चुन कर आए। वो क्या कहेगा? नहीं मैं तो जीतने वाला ही था। आपने वोट दिया तो जीतने वाला था, आपने वोट नहीं दिया तो भी मैं जीतने वाला था। और कोई जूता खाने की जरूरत है इससे अलावा भी? और भी कोई जूता खाने की जरूरत है? तो जो लोग ऐसा सोचते हैं कि जीतने वालों को वोट देना चाहिए, उसके जैसा बददिमाग आदमी कोई नहीं। बददिमाग क्यों है आपको बताता हूं, क्योंकि बगैर किसी कारण के कुछ बोलना उचित नहीं होता है। कारण बताता हूं वो बददिमाग क्यों है। अगर आपकी पार्टी, आपका कैंडिडेट तीसरे नंबर पर आ गया, चलो ठीक है मान लिया तीसरे नंबर पर आ गया और उसको 15-20 हजार वोट पड़े, हार गया। हारने के बाद आप उसके पास गए, आपका कोई काम लेकर गए, उसने पुलिस चौकी में टेलीफोन किया, इंस्पेक्टर साहब मैं कामले बोल रहा हूं। तो इंस्पेक्टर क्या बोलता है, क्योंकि ज्यादातर पुलिस वाले एरोगेंट होते हैं, सब नहीं होते मगर ज्यादातर पुलिस वाले एरोगेंट होते हैं। पुलिस वाले भी यहाँ है तो वो बोलेंगे कौन रे कामले है, कौन कामले? वो इंस्पेक्टर उसको, तो वो कामले उसको बोलता, इन्स्पेक्टर साहेब मागच्या निवडणुकीमध्ये एक कांबळे उभा होता ना, हो तो मीच आहे, त्याला जे 20,000 मतं पडली होती ना तो मीच आहे। मग तो इन्स्पेक्टर काय म्हणतो, सर मला तुमचा आवाज बरोबर ऐकायला नाही आला, मी तुम्हाला फार चांगलं ओळखतो बरं, तुम्ही फार चांगले आहात, पण तुमचा आवाजच मला बरोबर ओळखायला नाही आला। आता सांगा सर तुमचं काय काय जे असेल ते करतो। म्हणजे तुम्ही हारलेल्या कॅन्डिडेटला जे 15-20 हजार मतं दिलीत ना, त्यांनी जर इन्स्पेक्टरला टेलिफोन केला
तो इन्स्पेक्टर काय विचार करतो, शाळेला याच्याकडे 15-20 हजार आहे, पुढच्या निवडणुकीला उभं राहायला निवडून आला तर मी तर 32 वर्षाची नोकरी करायची, मग माझ्या पाठीमागे लागल, कारण एक ते 5 वर्षाची असते आमदारकी. कोण आमदार निवडून येईल काही सांगता येत नाही. तेव्हा हे लक्षात ठेवलं पाहिजे, हे समजलं पाहिजे की आपला म्हणलेला जो कॅन्डिडेट आहे तो हारला तरी चालेल, पण त्याच्या नावावर मतसंख्या जमा झाली पाहिजे. हारलेला जिंकलेला माणूस म्हणेल मी तर जिंकणारच होतो, म्हणजे तुला उडवलं. पण हारलेल्या माणसाला जर तो 3ऱ्या नंबरवर आला, 2ऱ्या नंबरवर आला, तर तो तुमचं काम करेल, तो तुमच्या कामासाठी उभा राहील. का? त्याला पुढच्या वेळेस निवडणूक पुन्हा लढवायची आहे, त्याला जिंकून यायचा आहे, तो आमदारच आहे. तो म्हणेल चायला मला काय चिंता आहे. तेव्हा लक्षात घेतलं पाहिजे की जिंकून येणाऱ्याला मतदान करणे म्हणजे आपल्या मताचं मूल्य 0 करणे. एक असतं मतदान आणि एक असतं मतदाराचं व्हॅल्यू. हे आपल्यावर अवलंबून आहे की आपल्या मताचं व्हॅल्यू आपण किती करतो. आपल्याला कोणी विचारलं पाहिजे, अशा पद्धतीनं मतं टाकली पाहिजेत. जर आपल्याला कोणी विचारत नसेल तर त्याला कशाला मतदान टाकायचं. मतसंख्या महत्वाची आहे, जिंकणे हारणे नाही. जिंकणारा माणूस तुमच्या पाठीमागं उभा राहील गॅरंटी नाही. हारलेला माणूस पुढील जिंकण्याच्या आशेनं तुमच्या पाठीमागं उभा राहील. तो पोलीस चौकीमध्ये येईल, बँकेमध्ये येईल, ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक आहे त्या त्या ठिकाणी तो येईल. अरे आम्ही तिथे चळवळत आहे, आमचे तो कार्यकर्ते, तुम्ही त्यांना मदत करा, करू नका, परंतु ते रात्रंदिवस हेच काम, लोकांचेच काम करत राहतात. आमची तर ही जवळच आहे, आंदोलनच आम्ही उभं केलेलं आहे. तेव्हा त्या दृष्टिकोनातून आपण विचार केला पाहिजे की आपल्या लोकांना हारला तरी चालेल, परंतु आपली मतं जिंकण्याला टाकणे म्हणजे मतं वाया घालवणे. आणि हारणारा माणूस असला त्याच्या वजनामध्ये जर तुम्ही तुमचं वजन टाकलं तर त्याचं वजन वाढेल आणि मग तो सार्वजनिक जीवनामध्ये तुमचे प्रश्न सोडवण्यासाठी आपल्या ताकदीचा, समर्थनाचा उपयोग करेल. हे लक्षात ठेवा. हे लक्षात ठेवून मतदान करा. जिंकणारा माणूस तुम्हाला विचारणार नाही, हारणारा माणूस तुम्हाला जास्तीत जास्त विचारेल, कारण त्याला पुन्हा जिंकून यायचं आहे. म्हणून आपण या बाबीचा विचार केला पाहिजे. दुसरा मुद्दा की जो हारणारा व्यक्ती असतो, तो हारणारा व्यक्ती हा आपण निवडलेला व्यक्ती आहे, आपल्या संघटनेने निवडलेला व्यक्ती आहे. 2 बार निवडणुका होतात. एकदा त्या कॅन्डिडेटला कॅन्डिडेट म्हणून निवडणे आणि दुसरं जनतेद्वारा निवडणे. 2 वेळा निवडणुका होतात. एक पक्षातर्फे कॅन्डिडेट निवडला जातो आणि दुसरा जनतेतर्फे निवडला जातो. तेव्हा पक्षाने विनाकारण कोणालाही तिकीट दिलेलं नाही. तो त्या कामामध्ये समाजाचं काम करणारा आहे म्हणून निवडलेला आहे. आणि म्हणून चांगल्या माणसांना निवडलं असल्यामुळे त्यांच्या पाठीमागं जर तुम्ही उभं राहिलात तर ते तुमच्या पाठीमागं उभं राहतील. एवढंच मला सांगायचं आहे. तुम्ही या बाबतीचा विचार कराल आणि विचार करून आपल्या मताच्या अधिकाराचा उपयोग कराल. बाबासाहेब आंबेडकरांनी तुम्हाला जे मताधिकार दिलेला आहे तो आपल्या शत्रूंना निवडून आणण्यासाठी नाही, तर आपले कॅन्डिडेट निवडून आणण्यासाठी मताधिकार दिलेला आहे. 1848 पासून तर 26 जानेवारी 1950 पर्यंत एवढा लंबा संघर्ष केल्यानंतर मताचा अधिकार मिळवला. हे लक्षात ठेवा. हे सहज मिळालेलं नाही. जगामध्ये रक्तपात झाला तेव्हा लोकांना मतांचा अधिकार मिळाला. अमेरिका आणि युरोपमध्ये महिलांना मतदानाचा अधिकार नव्हता. अनेक देशामध्ये मतदानाचा अधिकार लोकांना टॅक्स पेयर आणि एज्युकेटेड
अशिक्षित माणसांना आणि टॅक्स पे न करणाऱ्यांना मतदानाचा अधिकार नव्हता। भारतामध्ये फक्त आणि फक्त 21 वर्षाची अट टाकून बाबासाहेब आंबेडकरांनी सर्वांना मतदानाचा अधिकार दिलाय। हे बघितलं नाही तो टॅक्स देतो की नाही देत, हे बघितलं नाही की तो शिकला आहे की नाही शिकला आहे, हे विनाकारण केलेलं नाही आमच्या महापुरुषांनी, लक्षात ठेवा। तेव्हा ज्या कारणासाठी त्यांनी हे अधिकार मिळवून दिला त्या कारणासाठी मताच्या अधिकाराचा उपयोग करा, एवढंच या निमित्तानं सांगू इच्छितो। आपण माझं म्हणणं ऐकून घेतलं त्याबद्दल धन्यवाद।